डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हम चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर अर्थात किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने इस चैप्टर में गतिमान आवेश अथवा किसी धारावाही चालक के चुंबकीय प्रभाव या इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया, परंतु इस वीडियो स्लाइड शो से हम गतिमान आवेश या धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में इस वीडियो स्लाइड शो के लिए जो सब टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें से पहला है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति। दूसरा सब टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इस वीडियो स्लाइड शो का पहला सब टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति। यहाँ पर इस सब टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ए, जो इस प्रकार से है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति जबकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो, तथा पार्ट बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति जबकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो। यहाँ पर सर्वप्रथम पार्ट ए की चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार से है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति जबकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस स्थिति को यहाँ पर इस वीडियो से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र जो कि N से S की ओर है, इसमें एक आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। आवेश पर इस आवेशित कण पर आवेश का परिमाण Q है तथा यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका परिमाण B है और B तथा B अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का की जो दिशा है तथा आवेश की जो गति है ये एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात V तथा B के मध्य का कोण 90 डिग्री है। हम जानते हैं जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, जिसका अध्ययन हमने चुंबकीय बल तथा लॉरेंज बल वाले टॉपिक के अंतर्गत किया है। यदि Q आवेश का कोई आवेशित कण v वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाला बल F इस यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से व्यक्त किया गया है, जो कि इस प्रकार से है, F = QVV sin थीटा। यहाँ पर थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेशित कण की गति की दिशा के बीच का कोण है, जबकि यहाँ पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस कारण जैसा कि यहाँ पर स्लाइड में लिखा गया है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस स्थिति में वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा और इस मान को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम थीटा = 90 डिग्री या साइन थीटा = 1, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 होता है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। F = QVV sin 90 और sin 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर इस आवेशित कण पर जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, उस पर लगने वाला बल F = QVV होगा तथा इस बल की दिशा आवेशित कण की गति की दिशा के लंबवत होगा। अब जब इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो कोई भी कण वृत्तीय गति करना प्रारंभ कर देता है। इस कारण से यहाँ पर जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो वह वृत्तीय गति करना प्रारंभ करेगा। जैसा कि यहाँ पर स्लाइड में लिखा गया है, चुंबकीय बल आवेशित कण पर वेग की दिशा के लंबवत कार्य करता है। इस कारण कण वृत्ताकार गति करने लगेगा और हम जानते हैं जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस पर सदैव एक बल कार्य करता है, जिसको कि हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जब यह कण वृत्तीय गति करना प्रारंभ करेगा तो इस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करने लगेगा और यह बल कण को चुंबकीय बल से प्राप्त होगा।
जैसा कि इस वीडियो स्लाइड से स्पष्ट है कि अतः इस स्थिति में वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए यह आवश्यक है कि आवेशित कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त हो। इस कारण संतुलन की अवस्था में अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर होगा और इस संबंध को हम यहाँ पर इक्वेशन 3 के रूप में रख देंगे। अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल संबंध mv²/r से व्यक्त होता है। m कण का द्रव्यमान, v कण का वेग और r उस पथ की त्रिज्या है जिस पर कण वृत्तीय गति कर रहा है तथा आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल यह इक्वेशन 2 से हमने प्राप्त किया है। यह चुंबकीय बल QVV के बराबर होगा। इन दोनों मानों को हम यहाँ पर इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हमें यह संबंध इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। mv²/r = QVV। r आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या है और हम r को यहाँ पर पक्षांतर करके प्राप्त कर सकते हैं जो कि यहाँ पर इक्वेशन 4 के रूप में लिखा गया है। r = mv/qv के रूप में प्राप्त होगा। इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि mv अर्थात कण का संवेग या आवेशित कण का संवेग है। अतः हम इक्वेशन 4 से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो कि इस प्रकार से हैं, यहाँ पर स्लाइड में लिखे गए हैं। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि आवेशित कण के पथ की त्रिज्या r कण के संवेग mv के अनुक्रमानुपाती तथा विशिष्ट आवेश q/m विशिष्ट आवेश या आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है, इसको हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इक्वेशन 4 से आवेशित कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे तो v का मान प्राप्त हो जाएगा और v का मान इक्वेशन 5 के रूप में v = qvr/m के रूप में प्राप्त हो रहा है। हम जानते हैं कि वृत्तीय गति या कोणीय गति करते हुए कण का एक कोणीय वेग भी होता है। तो यहाँ पर यदि आवेशित कण का कोणीय वेग ओमेगा है तो ओमेगा को हम निम्न संबंध द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ओमेगा = v/r। इस संबंध को हमने रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध v = ω/r से पक्षांतर कर प्राप्त किया है। यहाँ पर ओमेगा को प्राप्त करने के लिए हम इक्वेशन 4 तथा 5 से v और r की वैल्यूज यहाँ पर इस संबंध में रख देंगे तो हमें ओमेगा का मान इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। ओमेगा = qv/m। इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन 6 के रूप में रख दिया है। इसी प्रकार वृत्तीय गति या सरल आवर्त गति करते हुए कण का एक आवर्तकाल भी होता है और यदि यहाँ पर आवेशित कण का आवर्तकाल t है तो t को हम ओमेगा के पदों में या कोणीय वेग के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। ओमेगा = होता है 2π/t और पक्षांतर कर हम आवर्तकाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा 2π/ω। इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन 7 के रूप में लिख दिया है और t का मान प्राप्त करने के लिए हम इक्वेशन 6 से ओमेगा का मान इक्वेशन 7 में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि स्लाइड में लिखा है, अतः आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल t कहलाता है। t को हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 6 से ओमेगा का मान समीकरण 7 में रखने पर तो यह समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। t = 2π/ω यानी कि 2π/qv/m। तो t = 2πm/qv। इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन 8 के रूप में लिख दिया है और यह संबंध वृत्तीय पथ पर गति करते हुए आवेशित कण के आवर्तकाल को व्यक्त करेगा। सब टॉपिक का जो पार्ट बी है वह इस प्रकार से है। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर या क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो इस स्थिति को पहले हम इस वीडियो से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर v, f और b की दिशाएं दी गई हैं। यदि v की दिशा इस प्रकार से हो जाए या तो वो b की दिशा में हो जाए या b की दिशा के विपरीत हो जाए, इसका अर्थ यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण या तो b की दिशा में प्रवेश करे या उसके अनुदिश प्रवेश करे या उसके समांतर प्रवेश करे या उसके विपरीत दिशा में प्रवेश करे, तो उस स्थिति में आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल F यह चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। F =
क्यू वी वी साइन थीटा। और यहां पर थीटा का मान या तो 90 या तो 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। समांतर का अर्थ यह हुआ या तो थीटा का मान 0 है या 180 डिग्री है, तो हम यहां पर थीटा का मान 0 रखेंगे। यदि आवेशित कण, जैसा कि यहां स्लाइड में लिखा गया है, यदि आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो रही है तो V तथा B के मध्य का कोण 0 होगा, या 180 भी रख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर हम समीकरण में थीटा इक्वल टू 0 रख दें तो साइन 0 का मान 0 होगा। तो इस स्थिति में समीकरण इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन 0, और हम जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहां पर F इक्वल टू 0 होगा। अर्थात जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 0 होगा। इस स्थिति में आवेशित कण सीधा निकल जाएगा या उसकी गति सरल रेखीय पथ पर होगी। इस वीडियो स्लाइड शो का दूसरा सब टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर या किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल या लॉरेंज बल आरोपित होता है। इस कारण जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक स्थित हो और धारावाही चालक के भीतर कमरे के ताप पर ही अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या अनुगमन वेग से गति करते हैं, तो इन गतिमान आवेशों पर या इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल या लॉरेंज बल लगना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण चालक पर एक परिणामी बल या चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल आरोपित होने लगता है। तो यहाँ पर हम इस बल की गणना करेंगे। जैसा कि स्लाइड में लिखा गया है, हम जानते हैं कि गतिमान आवेश अथवा इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल या लॉरेंज बल आरोपित होता है। चालक तार में कमरे के ताप पर ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा अनियमित गति करते हैं। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाए जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं तथा चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि इस धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र में इन पर एक चुंबकीय बल आरोपित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल आरोपित होने लगेगा। यहाँ पर हम किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। माना एक L लंबाई का चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। जैसा कि यहाँ पर वीडियो डायग्राम में दिख रहा है, एक L लंबाई का चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए दिख रहे हैं, अर्थात इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो माना इस चालक में I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। अब हम सबसे पहले इस चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। उससे पहले क्योंकि यहाँ पर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, तो हम चालक का कुल आयतन ज्ञात करेंगे। इस प्रकार की आकृति जो कि बेलनाकार हो, उसका कुल आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई या ऊंचाई। तो यहाँ पर चालक का आयतन आधार का क्षेत्रफल A गुणा लंबाई L, अर्थात A इंटू L हो जाएगी। अब एक आयतन में या एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो AL आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N इंटू A इंटू L अर्थात NaL हो जाएगी। अब यदि चालक में कुल आवेश Q है और एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है, E अर्थात -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो कुल चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का या जो चालक है उस पर कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अर्थात N इंटू E इंटू A इंटू L, NeAl। इसको हमने इक्वेशन 1 के रूप में रख दिया यहाँ पर, Q इक्वल टू NeAl। अब जबकि चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात जब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित कर देते हैं तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनुगमन वेग के वेग से चालक के भीतर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो
तो प्रति एकांक समय में चालक में बहने वाला आवेश अर्थात चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई हो तो अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के संबंध को हम यहाँ पर लिख देंगे। और इस संबंध का अध्ययन हम पूर्व में वैद्युत धारा वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो हम जानते हैं I इजिकल टू होता है NEA/VD, इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 के रूप में रख दिया है। और यह समीकरण अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध को व्यक्त करती है। अब यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण पर स्थित हो तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है, तो इस चालक यदि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल F हो तो इस चुंबकीय बल को हम निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। F इजिकल टू QVV sin थीटा, इसको यहाँ पर इक्वेशन 3 के रूप में रखा गया है। अब हम इक्वेशन 3 में V के स्थान पर VD अर्थात अनुगमन वेग का मान रखते हैं, तो यह समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त हो जाती है। F इजिकल टू QVDB sin थीटा, यह समीकरण यहाँ पर इक्वेशन 4 के रूप में रखी गई है। अब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 में Q का मान रखेंगे, तो यह समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। F इजिकल टू NEAL/VDB sin थीटा। इस समीकरण को रीअरेंज करने पर यह समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त हो जाती है। F इजिकल टू NEAVDLB sin थीटा, इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन 5 के रूप में रखा है। अब हम इक्वेशन 5 में इक्वेशन 2 से NEAVD का मान रखेंगे, जो कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। तो यह समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त हो जाती है। F इजिकल टू ILB sin थीटा, इस समीकरण को हमने यहाँ पर इक्वेशन 6 के रूप में रखा है। और यह समीकरण या यह संबंध धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। अब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति पर निर्भर करता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम को 2 पार्ट में रखा गया है, पार्ट A तथा पार्ट B। पार्ट A में धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, तब इस स्थिति में चालक पर अधिकतम बल लगेगा। और दूसरी या B स्थिति में धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्षेत्र में स्थित है। तो कंडीशन A के अनुसार चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित हो, अर्थात इक्वेशन 6 में हम थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख देंगे, तब चालक पर अधिकतम बल यानी कि F मैक्सिमम प्राप्त होगा। इसको हमने यहाँ पर F मैक्स के रूप में रखा है। तो F मैक्स इजिकल टू ILB sin थीटा, और थीटा की जगह 90 रख देंगे। हम जानते हैं sin 90 का मान 1 होता है, तो F मैक्स इजिकल टू ILB के रूप में प्राप्त होता है। यह बल का अधिकतम मान है, अर्थात इस स्थिति में चालक पर अधिकतम बल आरोपित होता है। कंडीशन B में चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्षेत्र में स्थित है, तो इस स्थिति में थीटा का मान 0 होगा। तो हम समीकरण नंबर 6 में थीटा के स्थान पर 0 रख देंगे, तो यह हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। F इजिकल टू ILB sin 0, और हम जानते हैं कि sin 0 का मान 0 होता है, तो F का मान भी 0 होगा। तो इस स्थिति में जबकि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्षेत्र में स्थित हो, तो चालक पर कोई बल या 0 बल आरोपित होगा। ओके, थैंक यू।